हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज आप सबको पता है कि मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाने लगा हूं। अफ़गानिस्तान में अभी पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ उसकी हम सारी डिटेल्स आपको देंगे कि किस तरह जो सारे इवेंट्स थे वो अनफोल्ड हुए हैं। मैं इसको थ्रू आउट ऑब्ज़र्व करता रहा। ट्विटर पर भी मैं डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स थे उनको फॉलो कर रहा था। एक एक जो डेवलपमेंट थी वो मैंने देखी और वीडियो चंद घंटे इसलिए लेट हुई है क्योंकि जब भी आप रिफ़्रेश करते थे ट्विटर को या कोई भी चीज़ तो हमेशा नई न्यूज़ आई होती थी हर 15 मिनट बाद, और वो बहुत बड़ी खबर होती थी। इसलिए ये सारे फैक्ट्स को कंपाइल करते करते थोड़ी देर लगी है। तालिबान ने कंप्लीट अफ़गानिस्तान को फतह कर लिया है और अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त तारीख़ है 15 अगस्त। भारत के इंडिपेंडेंस डे के मौके पर तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पर अब गलबा हासिल कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्वियसली ये सारे इवेंट्स, इस पर बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के तबसरे, स्पेशली अमेरिकन्स इस वक्त क्या कह रहे हैं, उनके क्या तासुरात हैं जो इस पर गहरी नज़र रखे हुए थे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं इनका पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है। इसके साथ साथ हम देखेंगे इन सारी डेवलपमेंट्स का क्या मतलब है भारत के लिए, अमेरिका के लिए और अफ़गानिस्तान के लिए। तो 14 अगस्त की रात को ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आना शुरू हो गई थी अफ़गानिस्तान के हवाले से। उससे एक दिन पहले हमने जो डेवलपमेंट्स, जो हमने एक वीडियो भी बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये कंधार, हेरात और लश्करगाह वगैरह और 20 के करीब जो कैपिटल्स थे वहाँ तक पहुँचे थे। तो ये पिछले 48 घंटों में ये क्या हुआ है कि पूरा जो अफ़गानिस्तान था वो तालिबान के पास चला गया। ये 14 अगस्त की जो रात थी, मतलब जब 15 अगस्त शुरू हो रही थी, उसमें बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं जिसमें मज़ार शरीफ जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट शहर था, जिसमें हमेशा से तालिबान की जो प्रेजेंस थी वो हमेशा से चैलेंज रही है, यानी कि तालिबान ने कभी वहाँ पर रूल नहीं किया, वो उनके पास गया। ये बाल्ख प्रोविंस का हिस्सा है मज़ार शरीफ और इसका जो गवर्नर था अता मोहम्मद, ये गवर्नर अफ़गानिस्तान से भाग गया जनरल दोस्तम के साथ। जनरल दोस्तम का जिक्र हमने कई वीडियोस में किया हुआ है। ये तालिबान का बड़ा पुराना दुश्मन है। ये दोनों, बाल्ख प्रोविंस का गवर्नर और जनरल दोस्तम, ये इकट्ठे अफ़गानिस्तान से भाग गए और इन्होंने अपने भागने का जो इल्ज़ाम था, जो कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की, वो की अशरफ गनी को। यानी अफ़गानिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में जो इनके मेन कमांडर्स थे, मेन लोग थे जिन्होंने लड़ना था तालिबान से, वही भाग गए। उसके बाद 15 अगस्त की अलग सुबह यानी कि 4-5 बजे तालिबान पहुँच जाते हैं जलालाबाद। जलालाबाद वो शहर है जो पेशावर के बहुत करीब है और पाक अफ़गान बॉर्डर के करीब है, और इससे ही आगे तोरखम बॉर्डर आता है। और जलालाबाद को भी विदाउट एनी रेजिस्टेंस इन्होंने कंट्रोल कर लिया तालिबान ने, और वो भी एक स्टनिंग मंजर था जिसमें हमने देखा कि वहाँ का जो पूरी इंतज़ामिया थी उन्होंने ख़ुद वेलकम किया तालिबान का। और जलालाबाद के हवाले से बहुत ही पीसफुल सेटलमेंट हुई। जलालाबाद के बाद ऑब्वियसली तोरखम बॉर्डर भी तालिबान के पास जाना था, वो भी चला गया, वहाँ पर भी इनका वेलकम किया गया। और पाकिस्तान के साथ जो दोनों बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं वो अब तालिबान के पास है। पाकिस्तान की बात क्या करें, पाकिस्तान की तरफ जो बॉर्डर था वहाँ तो तालिबान सबसे एंड पर आए हैं। जो पूरी बॉर्डर क्रॉसिंग्स थी अफ़गानिस्तान की, अब मुकम्मल तौर पर वहाँ पर तालिबान का कंट्रोल है। सबसे एंड पर इनके पास ये तोरखम वाली साइड आई है और जलालाबाद वाली। और 15 अगस्त की सुबह तक सिर्फ एक शहर रह गया था, काबुल, जो कि तालिबान के पास नहीं था, लेकिन तालिबान ने चारों तरफ से उसे घेरा हुआ था। और ये सारा दिन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन्होंने सबके होश उड़ा कर रख दिए, और वो अब हम डिस्कस करेंगे। हमने देखा इसी दौरान यानी 15 अगस्त की सुबह यूएस स्पेशल फोर्सेस पहुंच जाती हैं अपनी एम्बेसी के स्टाफ को इवैक्यूएट करने के लिए काबुल। तो हम ये देख रहे थे कि एक तरफ तो तालिबान एंटर हो रहे थे काबुल में और दूसरी तरफ यूएस स्पेशल फोर्सेस भी दाखिल हो रही थी, जो 3000 से भी ज़्यादा ट्रूप्स थे जिन्होंने अपने हमले को बाहिफाजत निकालना था। और उन्होंने वहाँ पर पहुँचते ही काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया। और यहाँ पर इन्होंने तालिबान के साथ एक शॉर्ट टर्म मुआहदा किया कि हमें कोई नुकसान ना पहुँचाया जाए। तालिबान ने काबुल के बाहर काफ़ी देर तक इनका वेट किया। शाम के करीब हमने देखा कि तालिबान के जो कमांडर्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता काबुल में दाखिल होना शुरू हुए। इसके साथ ही जो आसपास के प्रोविंसेस थे, जो सेंट्रल अफ़गानिस्तान की जो जगह थी जो तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल में नहीं थी, वो भी इनके पास आ गई, जिनमें बाल्ख प्रोविंस, नंगरहार और कुनार, ये ईस्टर्न साइड पर है अफ़गानिस्तान की, यानी कि पाकिस्तान बॉर्डर के साथ साथ ये एरियाज़ एंड पर अफ़गान तालिबान ने हासिल किए हैं। और ये सारी डेवलपमेंट सिर्फ 24 घंटे से भी कम अरसे में हुई हैं। इसके बाद जो हमने देखा वो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही शॉकिंग मनाजिर थे। वेस्टर्न मीडिया जो बड़े दिनों से वॉर मॉन्गरिंग कर रहा था, जंग के तबले बजा रहा था कि जी एक बड़ी खूनी लड़ाई होगी, तालिबान ने यहाँ पे तहस नहस कर देना, सब कुछ तबाही मच जानी है, मतलब पता नहीं क्या कुछ होगा,
इस तरह क़यामत खेज़ मंजर उन्होंने पेश किया। ऑब्वियसली उनका एक प्रोपेगेंडा है, उनका अपना एक नैरेटिव है, उन्होंने फैलाना होता है। लेकिन हमने क्या देखा जी कि तालिबान ने सब के लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया। मतलब जो उनकी दुश्मन फोर्सेस थी, पॉलिटिकल जो एजेंट्स थे, उनके साथ तो उन्होंने मामला तय कर लिए हुए थे, लेकिन जो ऑन ग्राउंड उनके दुश्मन थे जैसे कि पुलिस और आर्मी, उन सब के लिए इन्होंने माफ़ी का ऐलान कर दिया। ये बहुत ही हैरत अंगेज सिचुएशन थी। और उसी दौरान क्या हो रहा है कि यूएस फोर्सेस अपना जो एम्बेसी स्टाफ है उसको इवैक्यूएट करती जा रही हैं। तो तालिबान ने अपने शॉकिंग इक़दामात की वजह से पूरी दुनिया के जो एनालिस्ट थे, जो सारे एक्सपर्ट्स थे, उनके तज्जिए को उड़ा कर रख दिया। ये तालिबान के मिलिट्री टेक ओवर की बात कर रहे थे, ये चाह रहे थे वहाँ पर लाशें गिरें, लेकिन हमने देखा कि जो आखिरी फेज़ था इस पूरे कब्ज़े का, उसमें एक भी लाश नहीं गिरी। ये बहुत ही हैरत अंगेज सिचुएशन है, इस पर आप ज़रा गौर करें। और ये हमें बताती है तालिबान की एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी, जिसको वेस्टर्न एनालिस्ट ने भी बाद में अप्रिशिएट किया, जिसको हमने वो ट्वीट्स आपके लिए निकाली हुई हैं। मतलब अफ़गान तालिबान को जहाँ पर मिलिट्री ऑफेंसिव की ज़रूरत थी उन्होंने उसको भी लॉन्च किया, लेकिन बहुत से मामलात को इन्होंने पॉलिटिकली हल किया। पॉलिटिकल मफाहमत के साथ इन्होंने निगोसिएशंस की, इन्होंने डील्स की और कई सूबे बग़ैर किसी लड़ाई के हासिल किए, और स्पेशली आखिरी फेज़ में। और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान पर गलबा हासिल कर लिया। अब ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत से ग्लोबल एक्सपर्ट्स जो कई महीने से आर्टिकल्स लिख रहे थे कि बड़ा खून खराबा होगा, तालिबान ने तहस नहस कर देना सब कुछ, उनको गुस्सा तो चढ़ना था। और उनकी फ्रस्ट्रेशन और उनकी जो डेस्परेशन थी वो क्लियरली नज़र आई। दुख और शौक में वो पागल हुए थे कि लाशें क्यों नहीं गिर रही। जबकि हैरत अंगेज तौर पर कई अमेरिकन एनालिस्ट ने तो तालिबान की स्ट्रेटजी की तारीफ भी की। अब एक ये अमेरिकन एक्सपर्ट है, इन्होंने कहा कि वी आर विटनेसिंग वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल गोरिल्ला वॉरफेयर कैंपेन्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स, कि ये हमारे दौर की एक बहुत ही रिमार्केबल एक वॉरफेयर लड़ी है तालिबान ने। उन्होंने कहा कि मैं इनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा, सिर्फ फैक्ट बयान कर रहा हूँ। दिस इज़ अ हिस्टोरिकल मोमेंट। एक ट्वीट ज़रा आप देखें, उसमें इन्होंने कहा कि ऑल्सो नोटिस how Taliban are taking back Afghanistan without bloodshed, opposite to what American troops did. Remember the carpet bombings. यानी उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिकन जब 2001 में यहाँ पर आए थे, जब उन्होंने कब्जा किया था पूरे अफगानिस्तान पर, तो किस तरह कारपेट बॉम्बिंग की थी, उड़ा कर रख दिया था अफगानिस्तान को। इतने ज़्यादा औरतें और बच्चे मारे थे, सिविलियंस मारे थे, जिनका कोई ताल्लुक नहीं था जंग में। और तालिबान का इन्होंने स्टाइल की यहाँ पर तारीफ़ की है कि उनकी लड़ाई में ज़्यादा मतलब खून खराबा नहीं हुआ, स्पेशली आखिरी फेज़ में जो वेस्ट चाह रहा था। और ऑब्वियसली वो क्यों चाह रहे थे कि उनका फिर प्रोपेगेंडा सेल होता है, उनका नैरेटिव ही यही है कि वो लोग तो जंगली हैं, मतलब जो वहाँ पर रहने वाले हैं वो जंगली हैं, वो बहुत बुरे हैं, उनका कोई हक नहीं है हुकूमत करने का। लेकिन जब हम इन्वेजन करते हैं, जब हम कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, वो सही है, हम जमहूरी लोग हैं। और साथ ही उन्होंने लिखा कि येट तालिबान विल बी द टेररिस्ट इन योर माइंड बिकॉज यू फॉलो द सबलिमिनल मैसेजेस मीडिया सेंड्स। अब इसके बाद वेस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले वो एक्सपर्ट्स जो कि जंगों के हामी थे और जंगों के हामी नहीं भी थे, जो अमेरिका के इस डिसीजन के ख़िलाफ़ थे या हक में थे, सब अमेरिका पर तनकीद करते नजर आए। और बहुत से लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो फैक्ट्स थे अमेरिका ने पूरी दुनिया से छुपाए, स्पेशली अपनी आवाम से। और अब तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट भी लिखना शुरू हो गया है कि किस तरह इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, जो पेंटागन थी, वो गलत खबरें देती रही है इनकी हुकूमत को। अब ये खुद लिखना शुरू हो गए हैं। मतलब ये एक मैसिव डिज़ास्टर है जो अब बन रहा है अमेरिका के लिए। अमेरिका की जो साख है वो बुरी तरह से मुतासिर होगी इसके बाद। बहुत से ट्विटर थ्रेड्स आपको ये बता रहे हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा था अमेरिकन का, इन्होंने किस तरह इसको 20 साल सस्टेन किए रखा है कि ये अच्छी हुकूमत नहीं है, तालिबान एक बहुत बड़ा ईवल हैं और यूएस फोर्सेस ऑन ग्राउंड कामयाबियां हासिल कर रही है। एक और एक्सपर्ट ने लिखा कि फॉर द लास्ट 20 ईयर्स वाशिंगटन डीसी थिंक टैंक्स मेड मनी बाय टेलिंग हाउ सक्सेसफुल यूएस हैज़ बिन इन द अफगानिस्तान। यानी कि वाशिंगटन डीसी बेस्ड जो थिंक टैंक्स थे वो दुनिया को बताते रहे कि ये कितना इफ़ेक्टिव मिशंस हैं अमेरिकन के। और उन्होंने कहा कि अगले 20 सालों में अब दुनिया को ये बताते रहेंगे और अमेरिकन को कि किस तरह हम वहाँ पर फेल हुए हैं, विद सम कलरफुल ग्राफ्स। और आपको याद होगा कि बाइडन साहब से भी अभी 1 महीना पहले सवाल पूछा था कि आप क्या करने जा रहे हैं तालिबान के इस ऑफेंसिव के हवाले से। तो बाइडन ने क्या कहा था
कि तालिबान में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान को फ़तह कर लेंगे। और उन्होंने तारीफ़ की थी ANDSF की, जो अब तो वो वफ़ात पा गई है, जो सारी उनकी फोर्सेस थी, जो आर्मी थी अशरफ गनी की। उन्होंने कहा था कि ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है, बाकी दुनिया की आर्मीज़ की तरह। 3 लाख इनके पास ट्रूप्स हैं, मजबूत आर्मी है, इनके पास एयरफोर्स भी है, और ये तालिबान को ख़त्म कर देंगे। तो बाइडन की जो अपनी असेसमेंट थी वो अफ़गानिस्तान के हवाले से टेरिबली फेल साबित हुई है, और पूरी दुनिया अब बाइडन पर भी उंगलियां उठा रही है कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच है वो किस हद तक ख़तरनाक हद तक वीक है। With defense budget of $778 billion, US requested sleeper-wearing Taliban to spare their embassy। यानी $800 बिलियन वाली तगड़ी आर्मी, दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी, वो ये स्लीपर पहने हुए तालिबान से रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें निकलते हुए मारना मत। एक और अमेरिकन एनालिस्ट बड़े गुस्से में नजर आए। Entire US government just got caught with their pants down in Afghanistan and the whole world can see it। कंप्लीट कोलैप्स ऑफ अमेरिकन क्रेडिबिलिटी। और इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है कि यूएस की जो क्रेडिबिलिटी है पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह से शैटर हुई है इस एपिसोड के बाद। जिस तरह वो निकले हैं, जिस तरह उन्होंने तालिबान से मिन्नतें की हैं, और जो सारा प्रोसेस हुआ है, ये बड़ा ही शेमफुल प्रोसेस था। और अब तो मैं कुछ इंडियंस को भी ये कहते हुए सुन रहा हूँ कि यूएस एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। वो अपने जो पार्टनर्स हैं उनके साथ क्या सलूक करता है वो पूरी दुनिया ने देखा है अफगानिस्तान में। और जिस तरीके से यहाँ से ये निकले हैं, खुद अमेरिकन एनालिस्ट फॉल ऑफ साइगॉन की जो पिक्चर्स और वीडियोस हैं वो शेयर कर रहे थे, जब वियतनाम में इनको बड़ी मुश्किल से भागना पड़ा था, और उस वक्त जो वियतनाम के गोरिल्ला फाइटर्स हैं उनके साथ कोई डील नहीं हुई थी। और बाइडन साहब ने भी अभी 1 महीना पहले ही कहा था कि ये वियतनाम वाला कोई वाक़या नहीं होगा अफगानिस्तान में, हमने यहाँ पर अपने जो इंतज़ामात है बड़े अच्छे तरीके से किए हैं। 8 जुलाई को प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा था, देयर इज गोइंग टू बी नो सर्कमस्टेंस वेयर यू सी पीपल बीइंग लिफ्टेड ऑफ द रूफ ऑफ एन एम्बेसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम अफगानिस्तान। द तालिबान ओवर रनिंग एवरीथिंग एंड ओइंग द होल कंट्री इज हाईली अनलाइकली। यानी उन्होंने कहा था कि आप इस तरह के मनाजिर नहीं देखेंगे कि छतों के ऊपर हेलीकॉप्टर्स इवैक्यूएट कर रहे होंगे एम्बेसी स्टाफ को। और आज हमने एग्जैक्टली यही देखा है, यही हुआ है। और अब अमेरिकन मीडिया खुद इनकी सारी मिसकैलकुलेशंस, डिसेप्शंस और लाइज इनको अब एक्सपोज करना शुरू हो गया है। ये नो डाउट एक बहुत बड़ा झटका लगा है पूरी यूएस इस्टेब्लिशमेंट को, और इसके नुकसान इनको आने वाले दिनों में पता लगेंगे। जिस तरह इनकी क्रेडिबिलिटी यहाँ पर शैटर हुई है, जिस तरह इनकी साख मुतासिर हुई है कि एक इल इक्विप्ड, बिल्कुल ही ऑन पेपर्स एक बहुत ही कमज़ोर फोर्स से ये हारे हैं। $800 बिलियन की बजट वाली आर्मी। तो तालिबान जैसे ही काबुल में एंटर हुए, जैसे हमने पहले बताया, इन्होंने माफ़ी का ऐलान किया अपने दुश्मनों के लिए, और इसके साथ ही जो काबुल की अवाम थी बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकल आई इनको वेलकम करने के लिए। और ये हमें अफ़गानिस्तान की रियलिटी को समझना चाहिए, और इस वीडियो में मैंने ये रियलिटी बताने की कोशिश की थी। ये 1 महीना पहले आप अशरफ गनी की ट्वीट देखें जिसमें उन्होंने कहा था कि बाइडन ने मुझे पूरी सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है। वी हैव कॉन्फिडेंस दैट दे विल प्रोटेक्ट एंड डिफेंड अफगानिस्तान। इसके बाद हमने देखा कि तालिबान के काबुल में एंटर होते ही अशरफ गनी और इनके जो दोस्त थे हमदुल्ला मोहिब और अमरुल्ला साले, जो पाकिस्तान को गालियाँ देते थे, ये दोनों भाग गए सेंट्रल एशिया के किसी मुल्क में, और कहा यह जा रहा है मोस्ट प्रॉब्ली ये ताजिकिस्तान गए हैं। इस पर गनी पर भी बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है कि ये अपने लोगों को इस क्राइसिस में छोड़कर गया। ये गनी की पिक्चर देखें, ये जाने से पहले इन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात भी की है। अब इंटरेस्टिंगली ये जो सारे वाक़यात हुए हैं, स्पेशली जो काबुल गया तालिबान के पास, वो 15 अगस्त को गया है, और 15 अगस्त वो तारीख है जो भारत की इंडिपेंडेंस डे का दिन है। और ऑब्वियसली ये जो सारी डेवलपमेंट है ये भारत के लिए बहुत ही एक अफसोस का मुकाम है, भारत के लिए एक मैसिव स्ट्रेटेजिक सेटबैक है। और इस पर भी हम आने वाले दिनों में एक वीडियो बना रहे हैं कि क्यों भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है ये, क्यों एक्सपर्ट ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत इतना ज़्यादा परेशान क्यों है। इसका जवाब हम ढूंढेंगे। और नो डाउट जो मैंने तकरीबन 1.25 साल पहले अपनी वीडियो में कहा था कि भारत की अपनी जो वेस्ट में गेम है, वेस्ट मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान वगैरह, यहाँ पर भारत की गेम ज़ीरो हो चुकी है। आज उस पर मोहर लग गई है, क्योंकि एक भारत की फ्रेंडली हुकूमत जो कि पाकिस्तान की तरफ बहुत होस्टाइल थी, उसका खात्मा हुआ है आज। जिन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को अपने मुल्क में पनाह दी। हामिद करज़ई जो 9/11 के बाद सदर बने थे अफगानिस्तान के, उन्होंने ऐलान किया कि एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल हम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम ट्रांजिशन करेंगे, इस पूरे सेटअप को तालिबान के हवाले करेंगे एक पीसफुल तरीके से। और इस कोऑर्डिनेशन काउंसिल में 3 लोग हैं जिसमें हामिद करज़ई, डॉक्टर अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमत यार शामिल हैं।
अब इन तीनों का थोड़ा थोड़ा बताता चलें कि हामिद करज़ई काफ़ी हद तक एक न्यूट्रल बंदा है। अब्दुल्ला का पास्ट ये है कि वो रशिया का पहले दोस्त था, फिर भारत से भी काफ़ी करीबी ताल्लुकात थे, पाकिस्तान मुखालिफ भी था ये कुछ अरसे, लेकिन पिछले कुछ 5 सालों से हम देख रहे हैं कि इसने अपने आप को काफ़ी बैलेंस किया है। अब्दुल्ला की लड़ाई भी थी ये अशरफ गनी के साथ प्रेसिडेंट बनने के हवाले से, और इसने भी काफ़ी तनकीद की है कि ये क्यों भागा अशरफ गनी के अंडर ये पिछले 1 साल से वाइस प्रेसिडेंट था। इन दोनों ने क्लेम किया था कि इलेक्शन ये जीते हैं, तो फिर इसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था। तो अब्दुल्ला भी काबुल में ही है, तो ये भी इसका मेंबर है। और तीसरा है गुलबदीन हिकमतयार, ये एक बहुत बड़ा वॉर लॉर्ड है जिसको पाकिस्तान की भी सपोर्ट हासिल थी 94 में, तो इसके पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। तो इस वक्त जो तीनों ये लोग हैं, ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक बेहतर ऑप्शन है। और इन्होंने कहा है कि हम पीसफुल तरीके से निगोसिएशन के साथ ट्रांजिशन करना चाहते हैं, और ये जो एक वैक्यूम है जो गनी एंड कंपनी ने छोड़ा है, इसको हम फिल करेंगे। जबकि दूसरी तरफ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो तालिबान की तरफ से कुछ ऐसे पैगामात आ रहे हैं कि हमें किसी किस्म की कोई भी ट्रांजिशन या कोई भी अबूरी हुकूमत नहीं चाहिए, हमें फ़ौरन, वो इस वक्त सदारती महल में पहुँच चुके हैं और वो ये चाह रहे हैं कि फ़ौरन से वो ऐलान करें जो उनका स्टाइल है गवर्नमेंट का। यानी कि तालिबान ने कहा है कि हम सून डिक्लेयर कर देंगे इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान, जो उसको ऑफिशियली नाम देते हैं वो। इसके अलावा अफ़गानिस्तान से एक हाई लेवल पॉलिटिकल वफ़द भी पाकिस्तान आ चुका है मुज़ाकरात के लिए, और मज़े की बात यह है कि इस वफ़द के जो ज़्यादातर मेंबर हैं वो उनका ताल्लुक नॉर्दर्न अलायंस से है, यानी कि ताजिक ज़्यादा बरादरी के लोग हैं जिनके पाकिस्तान से पास्ट में अच्छे ताल्लुक नहीं थे। तो पाकिस्तान अब क्या कोशिश कर रहा है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की, यानी कि गवर्नमेंट में तालिबान तो मेजॉरिटी में पश्तून है, तो पश्तून के अलावा जो बाकी एथनिसिटीज़ के लोग हैं जैसे कि ताजिक, उज़्बेक वगैरह, जो और भी जितने धड़े हैं उनको भी शामिल किया जाए। तो ये नॉर्दर्न अलायंस का एक अहम वफ़द पाकिस्तान आया है, जो कि एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। इसमें अफ़गानिस्तान के ताजिक रहनुमा सलाहुद्दीन रब्बानी हैं, अहमद शाह मसूद के भाई अहमद शाह मसूद भी पास में तालिबान के ख़िलाफ़ थे, और ये 9/11 से 2 दिन पहले इनको बम धमाके में उड़ा दिया था, पता नहीं किसने। अहमद वली मसूद हज़ारा रहनुमा भी हैं, उस्ताद मुहक्किक, उस्ताद अता नूर के बेटे खालिद नूर, और अफ़गान कौमी असम्बली के स्पीकर भी आ गए हैं। ये PIA की एक स्पेशल परवाज़ के थ्रू आए हैं पाकिस्तान में। तो पिछले 24 से 48 घंटों के इवेंट्स को देखें तो लार्जली ये पीसफुल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। जो वेस्टर्न मीडिया और वेस्ट की जो कुव्वतें थीं, जो भारत में बैठे लोग थे, जो ये चाहते थे कि वहाँ पर लड़ाई हो और उनका जो नैरेटिव है वो फोर्टिफाई हो कि देखो जी तालिबान किस तरह कत्लेआम कर रहे हैं, कितना जुल्म हो रहा है, फ़िलहाल उनका जो एजेंडा है वो नाकाम नज़र आ रहा है, और लार्जली काबुल और उसके अतराफ़ में अमन ही है। और हम दुआ करते हैं कि ये अमन कायम रहे। हम दुआ करते हैं कि अफ़गान अवाम की जो मुश्किलात हैं अब ख़त्म हो और वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट कायम हो। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आने वाले दिनों में आप अफ़गानिस्तान के हालात को किस तरह देख रहे हैं। क्या अफ़गानिस्तान में आने वाले दिनों में आप अमन कायम होता हुआ देख रहे हैं, और पाकिस्तान पर उसके असरात? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।